हालांकि इन्होंने करौली का विलय रद्द कर दिया था, तो आते क्या कर दिया था, रद्द कर दिया। अब ये सारे विलय किए गए इन्होंने टेक्निक के तहत, तो बस इसमें सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है, सबसे पहले किसका विलय किया गया था, तो सब 17 का। उसके बाद 49 के अंदर जैतपुर का, 49 के अंदर ही संबलपुर। तो जैतपुर पड़ता है बुंदेलखंड में, और ये जो संबलपुर पड़ता है ये पड़ता है उड़ीसा में। और वैसे भी संबलपुर तो बहुत ज्यादा फेमस है, आप लोगों ने सुना ही होगा कि भी उड़ीसा के दो है ना जिले ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है आईएएस अधिकारियों के लिए, एक तो संबलपुर और एक मलकानगिरी। मलकानगिरी का जो वो जो आईएएस केस सुना हुआ है क्या आपने, कि अभी मलकानगिरी के अंदर एक किसी आईएएस को अपॉइंट किया गया, और वो आईएएस बहुत अच्छे थे। तो वो गांवों में जाते थे और कहते हैं कि इंडिया के अंदर शुद्ध रूप से पहली बार जो वो उस कॉन्सेप्ट को इन्होंने हिट किया था कि सब रात्रि चौपाल, कि भाई आईएएस के पास में दिन भर तो काम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो दिन को तो गांव के लोगों को ज्यादा टाइम दे नहीं सकता, तो वो रात्रि चौपाल कर दे। मतलब हर गांव में जाएगा और गांव में जो भी सरकारी स्कूल है वहां पर रात के समय वहीं स्टे करेगा, और गांव के जितने भी लोग हैं वो आएंगे, उनके साथ में बैठेंगे और वो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स उसको आईएएस को क्या करेंगे, बताएंगे। तो सब इन्होंने रात्रि चौपाल के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा पॉपुलर किया। अब ये जो थे ये एक्चुअली जब गांव गांव में जाने लग गए तब उन्होंने देखा कि भाई वाकई में जितनी गवर्नमेंट स्कूल चल रही है ठीक है आदिवासियों के लिए, वो प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं हो पा रही है। कि भाई गवर्नमेंट पिछड़े हुए लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्कीम लेकर आ रही है, लेकिन उस स्कीम के बारे में गांव के लोग जानते भी नहीं, अवेयर नहीं है। इसलिए उन्होंने गांव गांव में जाकर गांव के लोगों को अवेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए पब्लिक के बीच में। अब उस जमाने में जो वो है ना मोबाइल का ट्रेंड तो था नहीं, इसलिए लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, तो वो हर गांव के अंदर 2 या 4 लोगों को ऐसे ही जो वो पर्ची पकड़ा देते थे और कहते ये ले ये मेरे ऑफिस का नंबर है, ये मेरे गांव का नंबर है, तुम्हारे गांव में कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम लोग मेरे को फोन करना, ये मेरे घर का ऑफिस का नंबर है। तो वो लोगों में बहुत ज्यादा जो वो पॉपुलर, और वो सब कहते हैं कि नहीं आप सब आईएएस साहब तो वास्तव में साहब ही है, और आईएएस इतना ध्यान रखता है हमारा जिसका हद नहीं है, और वो वाकई में बहुत ज्यादा ध्यान रखते भी थे। तो एक दिन वो ऑफिस में बैठे थे, ऑफिस में बैठे तो उनके पास में फोन आया मलखानगिरी के अंदर, और कहा साहब मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा नाम तो मैं आपको एक्चुअली बताऊंगा नहीं, लेकिन एक आपसे बात करनी है। तब उन्होंने कहा बोल क्या करना है। उन्होंने कहा सर किसी इंपॉर्टेंट आदमी की किडनैपिंग होने वाली है, मतलब अपने क्षेत्र से। उसने कहा तुझे कैसे पता। उसने कहा साहब मैं खुद ही नक्सलवादी हूँ, पर हम लोग नक्सलवादी है वो गवर्नमेंट से वैसे मतलब साहब नफरत करते हैं, लेकिन आप एक अलग व्यक्ति हो, आपका बहुत सम्मान करते हैं हम लोग। तो उसने कहा अच्छा तू खुद नक्सलवादी है। तो उसने कहा हाँ साहब। तो उसने कहा अच्छा किसका किडनैप होने वाला है। उसने कहा साहब ये नहीं पता, हमें जो वो नक्सलवादियों में भी ग्रुप है कई सारे, तो मैं कोर टीम में नहीं आता। कल मीटिंग हुई थी, मीटिंग में ये हुआ था कि एक अपन किडनैप करेंगे, और अब वो जो है ना किसका करेंगे वो तो एंड टाइम पर निर्णय लिया जाएगा, और वो केवल 3-4 लोग जानते हैं जो हमारे सबके जो वो मेन सीनियर है। हमें बस इतना पता है किडनैपिंग होने वाली है, पर किसकी होने वाली है ये नहीं पता। उसने अच्छा और मैं तेरी बात पे जो वो भरोसा कैसे करूं। उन्होंने कहा सर भरोसा तो क्या है सर, आपने बहुत सारे लोगों के जो वो है ना फायदे किए हैं, उनमें से भी है ना मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसका आपने कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से क्या किया है, फायदा किया है। तब उन्होंने कहा अच्छा, पर जब तू खुद नक्सलवादी है, तुम लोग किसी की है ना किडनैपिंग की वो जो किडनैपिंग की प्लानिंग कर रहे हो, फिर ये तू बात मेरे को बता क्यों रहा है। उसने कहा साहब मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, पर मुझे एक चीज अच्छे से समझ में आ गई है, जब भी किडनैपिंग होती है, जब भी ऐसा कोई भी काम होता है, तब उसमें सबसे पहले डिमांड यही होती है कि आईएएस और आईपीएस का ट्रांसफर किया जाए। और ये होता है वाकई में, आज भी कहीं पर भी ऐसा कुछ भी होता है, कोई भी ऐसी यूं जो वो मतलब सब बुरी घटना होती है, तब सब लोग चिल्लाते हैं आईएएस आईपीएस का ट्रांसफर किया जाए। और मेन बात मतलब सब जैसी पब्लिक इसकी डिमांड करती है, गवर्नमेंट उनको ट्रांसफर कर भी देती है, और ये पब्लिक उसके बाद में ट्रांसफर होने के बाद शांति से बैठ और जाती है कि सर लोग लो साहब हमने ट्रांसफर करवा दिया। अब जबकि उसमें उनकी गलती क्या होती है। ठीक है, तब उसने कहा साहब मुझे इतना पता है किडनैपिंग हो गई, किडनैपिंग के जस्ट बाद में आपका और एसपी साहब का दोनों क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, और साहब हम नहीं चाहते कि आप जैसे अच्छे व्यक्ति हमारे जिले से जाओ, इसलिए मैं हूं तो नक्सलवादी लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि ये किडनैपिंग नहीं होनी चाहिए। तब उन्होंने कहा चल ठीक है देखते हैं, और उन्होंने फोन रखा, और वो आईएएस ने हाथों हाथ आईपीएस को फोन किया और कहा अर्जेंट मीटिंग बोलो अभी कभी। इस बात पर पूरे पूरे जिले के ठीक है जितने भी एसडीएम थे, जितने भी मतलब साहब डिप्टी थे, उन सबको बुलाया गया। वो है ना कलेक्टर साहब खुद गए, कलेक्टर साहब ने जाके एसपी साहब से कहा कि अपने यहाँ पे किडनैपिंग होने वाली है। तब एसपी ने कहा सर आपको कैसे पता। तो इस बात पर कलेक्टर ने कहा यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये आपको पता होना चाहिए था, ये एक्चुअली पुलिस का काम है, लेकिन फिर भी पुलिस कर नहीं रही अपने काम ढंग से। चलो खैर अब मेरे को कैसे पता है कैसे नहीं है वो सब छोड़ो, लेकिन एक बात सुनो एसपी साहब, किडनैपिंग
नहीं होनी चाहिए, भले कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा सर न्यूज तो पक्की है। उन्होंने कहा मैं ऐसा मानता हूँ 99% न्यूज तो पक्की है। जिस आदमी ने फोन किया उसकी आवाज को देखकर मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कोई मजाक वजाक क्या है कर रहा है, वो सीरियस था, इसलिए किडनैपिंग तो होगी। तब कहते सब किसकी किडनैपिंग हो सकती है? तो वो तो आप बताओ। तो उन्होंने सब किसकी हो सकती है? मतलब एक तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, इनके जितने भी एमडी होते हैं, इनकी हो सकती है, क्योंकि वहां पर एक्चुअली नक्सलवादी जहां पर है उनको सबको प्रॉब्लम एक्चुअली बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर है उनसे ही होती है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां करता की है कि सब जंगल में जाती है, जंगल के अंदर पूरा जंगल साफ कर देती है, जबकि वहां के लोकल लोग जंगल को अपना जो वो देवता मानते हैं। अभी अपने यहाँ पर राजस्थान में समस्या चल रही है जैसलमेर साइड में, कैसा ओरण पे कब्जा कर रही है कंपनियां, क्या कर रही है? कब्जा कर रही है। इसलिए अभी जो वहां पे जो वो ओरण बचाओ अभियान चल रहा है, तो वो सेम वहां पर भी वही था कि वो जंगलों पे कब्जा कर रही थी। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां, तो क्या बड़ी बड़ी कंपनियों का डायरेक्टर है ना, और ये मूल रूप से जितने भी नक्सलवादी मारते भी उनको ही है, उनको है। तो सब लिस्ट बनाओ, तो उनकी लिस्ट बनाई गई। उसके बाद में और कौन कौन हो सकते हैं, तो क्या सब है ना, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति उनके, और के सब जितने भी एमपी है उनके, एमएलए है उनके, और जो भी कोई भी सामाजिक जो वो कार्यकर्ता है उनके, तो बहुत बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई गई। और लिस्ट बनाते बनाते कहा और कोई है क्या? तब कहता सब इसमें और तो कोई नहीं है। तब उन्होंने कहा कि अच्छा। तो फिर उसके बाद में एकदम से वो जो है ना कलेक्टर साहब उठे रात को 12-1 बजे के आसपास, और उन्होंने कहा कि मैं एक्चुअली थक गया हूँ बहुत, जो वो है ना सुबह का आया हूँ। तो एसपी साहब ये जो लिस्ट बनाई है ना, इन सबको सिक्योरिटी दो। जो आदमी ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके पीछे 4 कांस्टेबल, जो कम महत्वपूर्ण उसके पीछे 2, 1, सबके साथ में कांस्टेबल। उन्होंने कहा सर पक्का। तो वो इसने कहा अरे सुनो, पुलिस से कहा, तो पुलिस ने कहा हाँ सर कुछ भी हो जाए पर किडनैपिंग नहीं होनी चाहिए, ये अपने करियर का सवाल है। तो एसपी साहब ने कहा साहब आप तो आश्वस्त होके जाके सो, नींद लो, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ किडनैपिंग तो नहीं होगी। तब एसपी साहब, तो उन्होंने कलेक्टर साहब ने कहा चलो ठीक है। कलेक्टर साहब बाहर आए, गाड़ी में बैठे, पता लगा कलेक्टर साहब खुद ही किडनैप हो गए। और वो लोग कलेक्टर साहब को ही ले गए, और हड़कम मच गया पूरे डिपार्टमेंट के अंदर। तो भाई जिस मतलब कंट्री में सबसे बड़ा अधिकारी यदि कोई होता है तो वो होता है मतलब सब कलेक्टर, और जहां पर कलेक्टर खुद ही किडनैप हो जाए, तो ये उस कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। कलेक्टर साहब खुद ही चला गया। ठीक है, अभी जैसे घटनाक्रम हुआ, कैसा उसको एसडीएम को जो वो थप्पड़ मार दिया गया। ठीक है, तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि जहां पर मतलब एसडीएम खुद सुरक्षित नहीं है, तो वहां पे आम पब्लिक के हाल क्या होंगे? इसीलिए तो उन लोगों ने एकदम से कहा, इतना बड़ा हड़कम मच गया नेक्स्ट डे, और गवर्नमेंट ने, वो उड़ीसा गवर्नमेंट से कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी करो, लेकिन कलेक्टर वापस सेफ चाहिए। क्योंकि आईएएस जो होते हैं वो होते हैं सेंट्रल के अधिकारी, कहाँ के होते हैं वो? सेंटर के। आरएस जो होते हैं मतलब जो भी सब स्टेट होते हैं वो होते हैं स्टेट के। तो उन्होंने कहा बोले कुछ भी हो जाए लेकिन इसको कलेक्टर कुछ नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने नक्सलवादी ने अपनी डिमांड रखी, हमारी ये डिमांड है, और यदि हमारी डिमांड पूरी नहीं की गई तो हम कलेक्टर को मारकर टांग देंगे कहीं चौराहे के ऊपर, और तुम लोग डेड बॉडी लेके चले जाना बाद में। तो उड़ीसा गवर्नमेंट एकदम से हालत खराब हो गई थी उड़ीसा गवर्नमेंट की। और उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो वो नक्सलवादियों से कांटेक्ट किया, कहता तुम लोग चाहते क्या हो? तब उन्होंने कहा हमारी ये डिमांड है, और गवर्नमेंट ने सारी डिमांड मानी उनकी। और आईएएस मरना नहीं चाहिए, यदि आईएएस मर गया तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बदनामी होगी भयंकर, और जितना भी एफआईआई होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ पर, वो सारा घट जाएगा। तो फिर वहां से कलेक्टर को छुड़वा दिया गया। अलग कलेक्टर साहब वापस आ गए। अब कलेक्टर साहब वापस आए तब उस जमाने में एक जो वो कॉमेडी सीन बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। नए नए मीडिया आया था, नया नया प्रेस आया था, टीवी आया था। उससे पहले होता क्या था, दूरदर्शन पे केवल सुबह और शाम केवल 30-30 मिनट की न्यूज आती थी। बाकी इसके अलावा न्यूज के नाम पे कुछ होता भी नहीं था। और लोग यूं वेट करते थे कि भाई शाम को न्यूज सुनेंगे रेडियो पे, टीवी पे। पर मतलब उस टाइम पे नए नए आए थे आज तक वगैरह, जिनका काम ही ये था 24 घंटे न्यूज चलानी। अब जो 24 घंटे न्यूज आपको चलानी है तो फिर आपको वो है ना करना क्या पड़ेगा, न्यूज को रोमांचक बनाना पड़ेगा। एक ही बात को 20-20 बार दोहराना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। तो वो कलेक्टर साहब जैसे छूट के आए तो मीडिया उनके पास में पहुंच गया। वो कलेक्टर साहब ले दुखी होकर आ रखे थे। तो उन्होंने कहा सर आपको कैसा लग रहा है? कलेक्टर ने उनकी तरफ देखा और कहा हाँ ठीक लग रहा है। तो साहब क्या हुआ था? कलेक्टर ने, हुआ क्या था, मैं जस्ट मीटिंग से निकला था और गाड़ी में बैठा, और गाड़ी में बैठते मुझे पता लगा कि एक्चुअली मुझे किडनैप कर दिया। सर आपको कैसे किडनैप किया गया? तो वो कलेक्टर ले दुखी हो, उसने कैसे क्या होता है, मैं गाड़ी में बैठा जितने में 2-3 लोग भाग के आए, और एक इधर से बैठ गया, एक इधर से बैठ गया, और फिर एक ने मेरे को कहा कि देखो साहब हा उल्ला मत करना वरना मारना पड़ेगा आपको। तो मैं चुपचाप रहा, मेरे को लेके चले गए। तो आपको कैसा लग रहा है?
कलेक्टर ने कहा कितनी बार कहूं यार, कैसा लगा, ठीक ही लग रहा है। तो कहते फिर आपको कहां पे लेके गए? कलेक्टर ने कहा जंगल में लेके मेरे को कहीं पे, मैं खुद नहीं जानता कहां पे लेके गए थे। तो फिर आपके साथ क्या किया? कलेक्टर ने कहा किया क्या, वो मेरे को लेके गए और लेकर मेरे को जो वो चुपचाप गाड़ी से उतारा, वो सब बिल्कुल अनजान जगह थी और उन लोगों ने, बहुत अच्छे लोग थे बेचारे, उन्होंने इतना ही कहा कि सर हमारे साथ कोऑपरेट करो, ठीक है, यदि आप कोऑपरेट करोगे तो हम आपको कुछ नहीं करेंगे, यदि आपने यूं फिल्मी स्टाइल में भागने भागने का प्रयास किया तो फिर हमें आपके हाथ पैर तोड़ने पड़ेंगे और हाथ पैर बांधने पड़ेंगे, वरना यदि आप कोऑपरेट करोगे तो आप बिल्कुल हमारे साथ नॉर्मल रहो। और वैसे भी ये जंगल इतना डेंस फॉरेस्ट है, इस जंगल से आप वैसे भी भाग नहीं सकते, ये हम जानते हैं केवल, इसलिए अब आप बताओ आपकी इच्छा क्या है? तब कलेक्टर ने, नहीं नहीं बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा। तो उन्होंने कहा मैंने उनके साथ कोऑपरेट किया और उसके बाद में ऐसा कुछ नहीं था, मेरे साथ किसी भी कोई भी मिसबिहेव वगैरह नहीं किया। ठीक है, वो लोग हालांकि लोकेशन बदलने के चक्कर में मेरे को दिन भर लेके घूमते रहते थे जंगल में, इधर से उधर, तो वो जरूर था एक थोड़ी तकलीफदायक। बाकी जैसा खाना वो लोग खुद खाते थे वैसा ही क्या है मुझे खिलाते थे, जैसे जगह पे खुद सोते थे वैसे जगह पे मुझे भी क्या करते थे, सुलाते थे। तो फिर भी आपको कैसा लग रहा है? तब उस कलेक्टर ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, सेम का सेम सवाल कितनी बार पूछेगा तू मुझसे? तो फिर मीडिया ने उनको इतना परेशान किया 3-4 दिन के अंदर अंदर कलेक्टर साहब ने, कि वो कलेक्टर साहब ने एक दिन कॉमेडी कर दी। कलेक्टर साहब ने एक दिन आए और कलेक्टर ने कहा कि मेरे को, मैं ना ये जो प्रेस वालों ने परेशान कर रखा है, हर बात पे कह रहे हैं कि साहब कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, मैं इनको बता बता के थक गया हूं। तो उस जमाने में नया नया कॉमेडियन हिट हुआ था राजू श्रीवास्तव। तो राजू श्रीवास्तव ने कलेक्टर की उस बात पे कॉमेडी करी थी, सेम रिपीट करी थी, जो आप लोगों ने देखा होगा कैसा। तो वो उसमें है ना, नहीं राजू, राजू श्रीवास्तव से जो वो मतलब सा कहता है कि भी मीडिया वाले आए और कहा कि जब बम फटा तब आप वहीं थे कि हाँ आया, हाँ मैं वहीं था। तो क्या सब कैसे फटा? उसने फट गया, उसने नहीं फिर भी कैसे? तो फिर राजू है ना, राजू श्रीवास्तव उस कलेक्टर को याद करके कहता है कि बम पहले लुढ़क कर मेरे पास आए, फिर मुस्कुराए, तो फिर पूछा कि मैं बम हूं। तो मैंने कहा हो आप बम हो फिर बम ने कहा मैं फट लूं। तो फिर मैंने कहा अब आ ही गए हो तो फट लो ठीक है। तो ये एक्चुअली मलखानगिरी वाला है ना, वहां का किस्सा है। उसके बाद में कलेक्टर साहब ने इस बात पे मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा कि मीडिया वाले यूं ही इरिटेट करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, एक ही बात को बार बार घुमा घुमा के पूछते हैं। फिर खैर वो जो कलेक्टर साहब वहां पे रहे और थोड़े दिनों बाद में कलेक्टर साहब के पास वापस फोन आया और कहा सर मैं हूं तो नक्सलवादी, पर मैं हूं आपका बहुत बड़ा फैन। तो उसने कहा बताओ तो क्या बात है? उसने सर किडनैपिंग होने वाली है। किडनैपिंग क्या है? होने वाली है। और कलेक्टर ने हाथों हाथ एसपी को फोन लग गया और कहा सबसे पहले मेरी सिक्योरिटी बढ़ाओ फिर बाद की बाद में देखेंगे, बाद ये क्या है बाद में देखेंगे। उसके बाद में वापस उसी कलेक्टर के पास में फोन आता है और कहता सर किसी इंपोर्टेंट आदमी की किडनैपिंग होने वाली, वापस थर्ड टाइम। तब उनका यार इस बार किसकी होने वाली है? तो इस बार पक्का है प्रशासनिक अधिकारी होने वाली है। तो फिर ये लोग संबलपुर के अंदर डिप्टी लगा हुआ था उसको ले गए थे, सॉरी जो वो डिप्टी के एसडीएम लगा हुआ था उसको ले गए थे। ठीक है, तब से जो वो मलखानगिरी और ये संबलपुर दोनों ही बहुत ज्यादा हिट है आईएएस लॉबी में। किसमें है ये? आईएएस लॉबी में। तो यहाँ पर उड़ीसा के अंदर यही है कि यदि कोई आदमी करप्शन करता है ना तो फिर उसको वार्निंग यही मिलती है कि बेटा सुधर जा, वरना तेरी पोस्टिंग कर देंगे या तो संबलपुर या फिर कहां पे मलखानगिरी। और मलखानगिरी और संबलपुर में आपकी पोस्टिंग है तो फिर तेरा ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे, फिर तेरा ट्रीटमेंट कौन करेंगे? नक्सलवादी। नक्सलवादी उठा के लेके चले जाते हैं, लेके चलने के बाद में नक्सलवादी अपना खुद का कोर्ट चलाते हैं और यदि उसमें यदि व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो सब बकायदा उसको पनिशमेंट मिलती है। इसलिए वहां पर ईमानदार रहना व्यक्ति की मजबूरी है, उसको ईमानदार रहना ही पड़ेगा। इसलिए अपन कहते हैं कि ये संबलपुर